वेलकम टू दी ओपन रूम, जहां हम शोर को म्यूट करके ओवर थिंकिंग को पॉज पे रख के एक ऐसी जगह एंटर होंगे जहां सिर्फ आइडियाज बोलते हैं। आज के हमारे गेस्ट कुछ खास है। इनका नाम है आदित्य शाकर गायन, जो 2019 में आए थे कनाडा में दो सूटकेसेस और बहुत सारे सवालों के साथ। आज वो सलिवन कंपनी में एक सक्सेसफुल कैनेडियन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर है और साथ ही में कैनाडा कॉलेज में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर के प्रोफेसर भी है। इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी बातें की है कैनेडियन कंस्ट्रक्शन के बारे में और जाना है एज एन इमिग्रेंट आप कैसे सक्सेसफुल बन सकते हो। हमने बहुत कुछ सीखा है उनके लाइफ लेसन से और देखा है कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी को शेप किया। तो चलिए चालू करते हैं ये पॉडकास्ट बिना किसी देरी के साथ। खोलते हैं दरवाजे दी ओपन रूम के। आपने कनाडा ही क्यों चूज़ किया? कभी ऐसा लगा कि गलत डिसीजन भी हो सकता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहली बात तो ये मतलब मैं उस माइंडसेट से आया नहीं था कि पीआर लेनी है या मेरा ये था। इंडिया में मैं बहुत अच्छा कर रहा था। मैं आर्किटेक्चर उसमें मैं अपने खुद के प्रोजेक्ट्स कर रहा था। वहाँ पे अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन गए थे, अच्छे लोग मिल गए थे, कंफर्ट जोन बन गया था उस जगह पे। तो मेरे को ये था कि थोड़ा सा बाहर निकलूं, दूसरी कंट्री में जाकर के आर्किटेक्चर देखूं कि कैसा है, कैसे लोग वर्क करते हैं। और कोशिश मेरी ये थी कि बिजनेस माइंडसेट के साथ में कि मैं इंडिया में भी और बाहर भी अपनी फर्म खोल करके उस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का। बट जब मैं यहाँ पे आया तो थोड़ा स्ट्रगल था। फिर जब मेरे को मेरी फर्स्ट टाइम जॉब मिली एज अ पार्ट टाइम आर्किटेक्चर इंटर्न। सो मैंने जब वहाँ पे चालू किया तो सीखा कि आर्किटेक्चर यहाँ का कैसा है, इंडिया के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट है। ठीक है, अपन वहाँ ओके। पे जैसे कंक्रीट और इन सब पे वर्क करते हैं, यहाँ पे वुड स्टड्स इन सब अच्छा। चीज़ों पे है। तो पहली चीज़ तो कि आर्किटेक्चरल डिटेलिंग ड्राइंग्स वो सीखी मैंने। ठीक है। फिर तब ये दिमाग में डाउट आने लग गया कि यहाँ पे वही मोनोटोनस आर्किटेक्चर, वही सेम बिल्डिंग, सेम डिज़ाइन, तो क्या मैं सही कर रहा हूँ? मतलब कि मैं जिस माइंडसेट से आया था वो चीज़ मेरे को दिख नहीं रही थी कहीं पे भी नियर अच्छा। फ्यूचर कि मैं उस चीज़ पे जा पाऊँ। सेकेंडरी, आर्किटेक्ट का लाइसेंस लेने में वो एक अलग स्ट्रगल है उस चीज़ में, क्योंकि मेरे को 4 से 5 साल लग जाएगा कि आर्किटेक्ट का लाइसेंस लो। तो फिर उस टाइम पे ये था कि मेरे दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन चल रही थी। दूसरा ये था कि इंडिया छोड़ के आया तो सारा मेरी वाइफ जो अभी है वो उस टाइम पे इंडिया में थी। फिर मेरी फैमिली और इतना मतलब दोस्त और सारी चीज़ें जब छोड़ करके आओ, आप कोई दूसरी कंट्री में आओ, तो डाउट्स तो हमेशा रहेंगे आपके दिमाग में कि आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जब भी इंडिया जाता हूँ, वापस आता हूँ, फैमिली की याद आती है, फिर एक डाउट दिमाग में आता है कि सही है कि नहीं है। बट ये डाउट जब मेरे को आ रहा था कि मैं अपने लाइफ में जो चाह रहा था वो नहीं हो पा रहा है, तो क्या करूं अब मैं उस स्ट्रगल में। मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को अब फोकस करना है कि अब मेरे पास जो है उस चीज़ में मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। अपना माइंडसेट थोड़ा सा ठीक किया कि मेरे को स्ट्रांग बन करके उस चीज़ में आगे कैसे अब मैं अपने आप को अचीव कर पाऊँ, मैं अपने गोल्स अचीव कर पाऊँ। गोल्स आपके चेंज हो सकते हैं, बट आप एक बार सेट कर लो तो उसके लिए अपना 100% दो। तो यहाँ पे डाउट आए कि इंडिया सही है या यहाँ पे सही है। फिर मैं कंस्ट्रक्शन की लाइन में गया, कंस्ट्रक्शन फील्ड में गया, वहाँ मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ और मिली तो उसमें ग्रो किया। नहीं, आपने ये बहुत सही बात बोली, जिससे मैं 100% अग्री करता हूँ कि डाउट्स बहुत टेम्पररी होते हैं, लेकिन जो एक्शंस आप करते हो, एवरीडे एक्शंस जितनी भी आप करते हो, वो डाउट को रेक्टिफाई करती है। सही बात तो आपको अभी घर की याद आती है कि आप अच्छे से सेटल हो गए हो कनाडा में? है। घर की याद तो हमेशा आएगी। आज मेरे से पूछ रहे हो, आप कोई दूसरे इमिग्रेंट से पूछोगे जो आज की डेट में अगर यहाँ पे वेल सेटल्ड है, सिटीजनशिप लेकर के बैठा है, बट अभी भी अगर उसको बोलोगे कि इंडिया जाने का मौका मिले तो हमेशा एक हमेशा। चॉइस रहती है कि भाई हाँ। आप वापस चले मुझे जाओ। बोले कल जाने तो मैं कल चला जाऊँ, सही बताऊँ तो। बट यही है कि एक बार जब आप यहाँ आते हो, एक नई लाइफ स्टाइल आपकी होती है, नई लाइफ चालू होती है, फिर आप हर चीज़ पहली बार करते हो यहाँ पे, हर स्टेप आपका पहला स्टेप होता है। सारे इमिग्रेंट्स का सेम है, तो हर उनकी लाइफ में आप सेम एक हर्डल पार करते हो और वैसे ही ग्रो करते हो। किसी की स्ट्रगल अलग होती है, किसी का गोल्स अलग होते हैं, बट ये है कि एट द एंड अगर एक पर्सनल चॉइस अगर आप किसी भी इमिग्रेंट की पूछोगे तो ये रहेगा कि
फैमिली। इज मोर देन एनीथिंग। ये स्ट्रगल से मुझे एक सवाल याद आया, क्या आपने आपकी फर्स्ट जॉब जो थी, आप जब स्टडी कर रहे थे तब आपने फर्स्ट जॉब आपकी अचीव की थी, तो आपने उस टाइम पे कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ की? क्योंकि आज के टाइम पे जो इमिग्रेंट्स है, जो सारे लोग हैं जो वर्क परमिट पे है, वो स्ट्रगल करते हैं अपनी फील्ड जॉब लेने के लिए। तो आपने कैसे अचीव की, क्या स्ट्रेटजीज यूज़ की जो आज भी रिलेवेंट है लोगों के लिए? पहली चीज़ तो मुश्किल बहुत होता है यहाँ पे जॉब लेना। एज अ इमिग्रेंट आप जब पहला कदम रखते हो कनाडा में और आपको यहाँ के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है, तब आपके पास या तो किसी के पास दोस्त होते हैं, फैमिलीज होती हैं सारे, उनको थोड़ा सा गाइड करने के लिए। तो फील्ड जॉब लेने के लिए यहाँ पे जब मैं पहली बार आया था, हर इमिग्रेंट जब पहली बार आता है कंफ्यूज रहता है कि कहाँ पे जाए, कैसे जॉब को वो करे। किसी के फ्रेंड्स होते हैं जो उनको हेल्प कर देते हैं, बताते हैं कि हाँ कैसे होता है। तो एज अ फ्रेशर मैं कनाडा में जब लैंड किया तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था यहाँ पे जॉब्स के लिए कैसे क्या अप्रोच करना है, क्या करना है। लोगों ने बोला रेज्यूमे बनाओ, जा जा करके आप दो। तो मैं वीक में एक डे, जिस दिन छुट्टी होती थी तो मैं कॉलेज से तो जाता था और हर स्टोर पे, ईच एंड एवरी स्टोर नॉर्थ बे के, मैंने अपना रेज्यूमे दिया है। इवन फैब्रिक लैंड में भी दिया है जहाँ मेरी वाइफ काम करती है, वहाँ पे भी दिया है, जिसका मेरे को कोई नॉलेज नहीं। बट मैं हर स्टोर गया हूँ नॉर्थ बे के जॉब लेने के लिए। मैं बहुत स्ट्रगल किया, तब जा कर के मेरे लाइफ के मेंटोर, मेरे बड़े भाई मान लो यहाँ पे, तो जीवन पाजी वो मिले और उनने मेरे को ये बोला कि तुम आर्किटेक्ट हो, तुमने इतनी अच्छी पढ़ाई करी है वहाँ पे इंडिया में, अच्छा काम कर रहे थे, तुम्हें एक्सपीरियंस भी है, तुम ये सारी जॉब्स क्यों ढूंढ रहे हो? अच्छा। मैं बोला कि पाजी फीस भरनी होती है यहाँ पे लाइफ, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए आपको हाँ, लगता ही है सारी ऑब्वियसली चीज़ों के लिए, क्योंकि हर कोई इतना सारा पैसा लेके नहीं आता नहीं है, आता है। स्ट्रगल रहता है। ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अपनी फील्ड में जॉब ढूंढो। तब मेरे को दिमाग में आइडिया आया कि यार मैंने ये चीज़ क्यों नहीं की, जो लोगों के उसमें चल के मैं रेस्टोरेंट में जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं अलग अलग शॉप्स में जा जाकर देख रहा हूँ कि कोई भी टाइप की मेरे को जॉब मिल जाए। तो तब बेसिकली, सॉरी बात काटने के लिए, नहीं, तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कि आपको स्टार्टिंग में आपका पहला ऐसे लगता है, फियर लगता है, डर लगता है कि आप कैसे जॉब ढूंढोगे, लेकिन अगर आप वो फियर को कॉन्कर करके अगर आप रेज्यूमे बांटना चालू करो, प्रोसेस चालू करो, तो आप वो चीज़ को अचीव कर सकते हो। सही बात है। तो उस टाइम पे वो अचीवमेंट के लिए एक गाइडेंस मिला मेरे को कि अपनी फील्ड जॉब के लिए सर्च करो। मैंने, वो भी इजी नहीं था वहाँ पे भी, मैं यहाँ पे सबसे पहले गूगल करके सर्च किया कि कौन कौन से आर्किटेक्चर फर्म्स हैं, उनमें जाकर पहले ईमेल में रेज्यूमे सेंड किया, कोई रिस्पांस नहीं। फिर गया मैं एक एक ऑफिस में जा जा करके वहाँ पे, तब भी मेरे को कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिला। तब मैं 2-3 बार फॉलोअप लेने गया तो एक ऑफिस से फिर मेरे को रिस्पांस मिला। वो बिज़ी थे तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक काम करो, तुम अपना फिर से रेज्यूमे सेंड करो, हम देख के बताते हैं। तो तब मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू कनाडा में हुआ। पहले मेरे को ऐसा इंटरव्यू मैंने कभी नहीं दिया था लाइफ में। मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू कनाडा में 2.5 घंटे का चला, जिसमें 8 लोग बैठे हुए थे। और मेरी लैंग्वेज बैरियर के कारण मेरे को एक थोड़ा सा वो भी था, क्योंकि सिंस माय चाइल्डहुड मेरे को एक अफ्रेड था इंग्लिश से। तो मैं इंडिया में तो कभी इंग्लिश नहीं बोलता था, अच्छा। मतलब मेरे को निकलती नहीं थी। 8 लोगों के सामने वो तब मेरा, लैंग्वेज में बात करना जिसमें आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो। तो पता नहीं कैसा गया वो 2.5 घंटे का इंटरव्यू, बट मैं ऑनेस्ट था उनके साथ अच्छा। में कि मेरा ये थोड़ा सा एक है इंग्लिश का बैरियर, बट आप मेरे क्रेडेंशियल्स देखो, आप मेरे काम को देखो। तो उनको मैंने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि मैं इंडिया में मैंने क्या क्या प्रोजेक्ट में काम किया है, जो भी मेरे को टूटी फूटी जो भी आता गया तो मैं मोटा बताता मोटा अगर आपको बताना हो कि आपके इंटरव्यू में आपको कैसे सवाल पूछे गए थे, मतलब कौन से टाइप के, ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस थे कि ज़्यादा नॉर्मल स्किल बेस्ड क्वेश्चंस थे, ताकि हमारे ऑडियंस को भी पता चले कि कनाडा में कैसे टाइप के इंटरव्यूज हो सकते हैं, कैसे टाइप के वो लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ताकि वो भी प्रिपेयर रहे वो इंटरव्यूज देने के लिए। देखो, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है जब आप एक इंटरव्यू में बैठ रहे हो, तो जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो आपको एंटर करने से ही पहचान लेगा कि आप कैसे हो। एज अ प्रोफेसर भी मैं ये चीज़ बता सकता हूँ, क्योंकि जब अगर मैं क्लास में एंटर करता हूँ
तो मैं स्टूडेंट देख के बता पाता हूँ कि हाँ, बिहेवियर से कि ये कैसा है, कैसी है, जैसा भी उनका है, तो एक आपको एक मिल जाता है कि हाँ, इसमें कैपेबिलिटी है, ये कुछ अचीव करने आया है, या ये सिर्फ पीआर के चक्कर में आया है। तो जब आप एंटर करो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। विदाउट कॉन्फिडेंस तो आप वैसे भी कुछ नहीं सेल कर पाओगे, और वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरव्यू में, आपको अपने आप को सेल करना होता है। तो वहाँ राइट पे पॉइंट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि टेक्निकल है या लॉजिकल है या हाइपोथेटिकल है, उससे मतलब नहीं होता है। आपके आंसर्स आप किस कॉन्फिडेंस से और किस तरीके से उनको प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने हमेशा लोगों को आंसर्स जो हैं अपनी लाइफ की स्टोरी या एक्सपीरियंसेस से दिए हैं। अच्छा। तो वो लोगों को क्या है कि वो एक टच करती है, और फिर वो लोगों समझ पाते हैं, रिलेटेबल होते हैं। नहीं, आपने सही पॉइंट पकड़ा है कि कॉन्फिडेंटली अगर आप कुछ बोलते हो तो सामने वाले को अगर गलत भी हो तो भी सही लगने लगता सही है, लगने राइट? लगता है। नहीं नहीं, सही बात बोला आपने। तो आगे बढ़ते हुए मुझे आपसे एक और सवाल था कि कैनेडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इमिग्रेंट्स ने क्या इम्पैक्ट डाला है, उसकी वजह से क्या चेंज आया है ये इंडस्ट्री में? कंस्ट्रक्शन का ये है कि कनाडा में जब स्किल लेबर्स की और इन सब लोगों की शॉर्टेज पड़ने लगी, तब मेन ये हुआ कि इमिग्रेंट्स ने वो जगहों को फिल किया। लोगों को जॉब चाहिए, एज ए इमिग्रेंट तुम्हारे को जॉब चाहिए। तो जब आपको कहीं पे नीड लगेगी, आप वहाँ पे फिल करोगे, आपको जॉब चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एज अ बैकबोन इमिग्रेंट्स लेकर के आए, जो इंडस्ट्री में जब नीड थी तो उस समय हेल्प करके उस चीज़ को आगे बढ़ाया। तो आप आज की डेट में कोई भी साइट पे चले जाओ, कोई भी कंपनी में चले जाओ, तो वहाँ पे आपको इमिग्रेंट्स दिखेंगे, डिफरेंट नेशनैलिटी दिखेंगी। तो आज की डेट में यह है कि इमिग्रेंट्स ने बहुत इम्पैक्ट लाया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। दूसरा ये भी है कि जब आपके पास डबल माइंडेड, मतलब कि आपके पास दूसरी कंट्री का एक्सपीरियंस और यहाँ की कंपनी के सॉरी दूसरी कंट्री का एक्सपीरियंस और यहाँ की कंट्री के आपको प्रोसेस पता चलेगी, तब जाकर के आपके पास डबल स्किल्स आप उस चीज़ में यूज़ कर पाओगे। तो जैसे मेरा एक एग्जांपल ले लो, मेरे को आर्किटेक्चर का भी आइडिया दूसरी कंट्री से, यहाँ के कंस्ट्रक्शन टेक्निक का आइडिया, उसके साथ में यहाँ पे आर्किटेक्चर का आइडिया, तो ये जो कॉम्बिनेशन मिल करके मैं अपना एफर्ट्स लगाता हूँ उसमें, तो वो एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें निकल के आती हैं। पर्सनल वैल्यू बनती है हाँ, आपकी। क्योंकि कनाडा में मोस्टली लोग फॉलो करते हैं प्रोसेस को, ठीक है। तो आपको प्रोसेस पता है, बट आप अपना माइंड लगा रहे हो इंडियन उससे, जहाँ पे आपको प्रेशर में काम करने की आदत मिली, ठीक है। अच्छा। तो जब आपने प्रेशर में काम किया, आपको पता है कि जब आपको डिसीजंस लेने हैं तो आपको तुरंत लेने हैं, और आपको ऐसे डिसीजंस लेने हैं जिस पे आप डाउट ना कर पाओ। अच्छा, ठीक तो कंस्ट्रक्शन में अभी कैसा स्कोप है? अगर किसी को अभी कंस्ट्रक्शन में जाना हो तो हाउ मच दे कैन अर्न पैसे के हिसाब से, और लाइफ कैसी रह सकती है उनकी? डिपेंड करता है कि आप आपके क्वेश्चन के हिसाब से कि उनको मनी वाइज कंस्ट्रक्शन में कैसा है, या कंस्ट्रक्शन में अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है। कंस्ट्रक्शन में हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, ठीक है। मनी वाइज भी अच्छा रहेगा, डिपेंड करता है कि आपको अपना स्किल्स देख करके आपकी पोजीशन आपको सेट करनी है। ओके। तो या तो आप ट्रेड में जा सकते हो, या तो आप ऑफिस उसमें जा सकते हो, ओके। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन का काम, ओके। एस्टिमेटर के काम। तो ओके। डिपेंड करता है कि आप किस स्किल में अच्छे हो, दोनों में ग्रोथ है। अच्छा। अच्छा, ये तो बात थी इमिग्रेंट्स के बारे में। अभी मुझे थोड़ी यहाँ की कंस्ट्रक्शन के बारे में मुझे कुछ 2-3 सवाल थे। पहला सवाल मेरा ये था कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड टॉपिक पे, कि कनाडा कितना क्लोज है एक नेट ज़ीरो कंट्री, या फिर कैनेडियन सिटीज़ कितना क्लोज है एक नेट ज़ीरो सिटीज़ बनने के लिए? जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है जैसे कि टोरंटो, वैंकूवर, वो बहुत बार ग्रीन बिल्डिंग्स की तरफ जाने का ट्राई करती है। तो आई थिंक बहुत सारी बिल्डिंग्स अभी वैसी बन रही है, लेकिन फिर भी ये नेट ज़ीरो पॉसिबिलिटीज़ कितना पास में है अचीव करने के लिए? तो नेट ज़ीरो मतलब आप ग्रीन बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, तो
टोरंटो, वैंकूवर जैसी सिटीज़ हैं, ये इस चीज़ को एनफोर्स कर रही हैं ऑलरेडी, ये चीज़ चल रही है। तभी आप ये देखोगे कि आज की डेट में जो बिल्डिंग मटेरियल भी यूज़ हो रहे हैं, तो टोटल वेदर प्रूफ करने के लिए कि आप कितना एनर्जी सेविंग कर पाओ, गवर्नमेंट की फंडिंग्स चालू हैं इस चीज़ में कि आप जितना स्मार्ट चीज़ों को यूज़ कर पाओ और एनर्जी एफिशिएंट चीज़ों को यूज़ कर पाओ। तो नेट ज़ीरो तो ऑलरेडी वो ब्लूप्रिंट में है कि वो चल रही हैं चीज़ें, बट यही है कि एक कॉस्ट की बात आ जाती है, अवेयरनेस की बात आ जाती है कि आपको सोलर सिस्टम फॉर एन एग्जांपल लगाना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट पुश कर रही है, वो रिबेट भी देती है, तो आपको सोलर सिस्टम लगाने के लिए लोग ये सोचते हैं कि यार मैं इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करूं जब मेरे को इतने मंथली का देना है, मेरा इतना आता है पैसा, बिजली का बिल या जो भी है हाइड्रो, तो अगर वो हाइड्रो मेरा मंथली इतना आ रहा है तो मैं इतना सारा पैसा लगा करके इस चीज़ को क्यों करूं, मैं इतने में सर्वाइव कर सकता हूं। बट अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए देखो, आप आज से 10 साल के बाद के लिए देखो, तो वो आपका बल्क में पैसा सेव करेगी। अच्छा, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है इस चीज़ को इन्फोर्स कर रही है अच्छा। और लोग यूज़ भी कर रहे हैं। आज की डेट में हमारी जो बहुत सारी साइट्स हैं वहाँ पे हम लोगों ने सोलर पैनल इंस्टॉल करवाए हैं बहुत सारे, और एनर्जी एफिशिएंट, और ये चल रहा है, बट इसको टाइम भी लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे ही प्रोग्रेस होती है, एक रात में तो आप कुछ नहीं कर सकते। सारी दुनिया में हम तो देख रहे हैं कि कई जगह पे ऐसे अनकन्वेंशनल आइडियाज़ के थ्रू ग्रीन बिल्डिंग्स बनाई जाती है। जापान में वर्टिकल गार्डन का कंसेप्ट है, जहाँ पे जो बिल्डिंग होती है उसके दीवारों पे वो लोग गार्डनिंग करते हैं, ताकि जितना वो बिल्डिंग कंज्यूम करती है एनर्जी, उतना वो नेचर को वापस कर पाए। तो यही स्ट्रेटजी आई थिंक पूरे वर्ल्ड में यूज़ हो रही है, पूरे वर्ल्ड में। और फिर इनके अलग अलग, जैसे आपको ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल लीड सर्टिफिकेशन, जो कनाडा, यूएस इस जगह पे चलता है, वो चीज़ इंडिया में भी है लीड सर्टिफिकेशन के लिए। तो उसमें अलग अलग रेटिंग है कि गोल्ड है आपकी, कि डायमंड है, जो बिल्डिंग के रेटिंग्स होते हैं। तो उसमें जैसे आपने बताया फॉर एन एग्जांपल कि ग्रीन वॉल बनाते हैं वो, तो उसका आपका जो भी ग्रीन वॉल रहेगी उसके रेटिंग्स होंगे कि इतने रेटिंग मिलेंगे आपको, और उस रेटिंग से आपके क्रेडिट बनते हैं, उस हिसाब से आपकी जो बिल्डिंग है वो ग्रीन बिल्डिंग की कैटेगरी में जाती है। तो ये रेटिंग कैसे डिसाइड होते हैं, मतलब कौन उनके पूरे बुक है जिसमें आपको देखना है कि आपका किस रेटिंग में आता है। जैसे प्रोडक्ट है तो अलग अलग, जैसे आपने कोई सी ट्रिपल पेन विंडो लगाई है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट जो रहेगा वो आपको सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा, उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं आईएसओ सर्टिफिकेशन। तो वो आईएसओ सर्टिफिकेशन में अगर आपका आता है तो आपका उस पर क्रेडिट मिलेगा आपको कि हाँ ये आपके ग्रीन बिल्डिंग में इस कैटेगरी क्रेडिट्स है, फिर वो क्रेडिट्स ऐड हो करके वो आपका ग्रीन बिल्डिंग की कैटेगरी में आते हैं। दैट्स आई थिंक दैट्स अ नाइस कॉन्सेप्ट। हाँ, एक तो चल ही रहा है, ये बहुत टाइम से चल रहा है, स्टैंडर्डाइज करने के लिए सभी चीज़ों को। मैंने ग्रीन बिल्डिंग पे भी काम किया इंडिया में। एक्चुअल में 2-3 बिल्डिंगें थी जिसको ग्रीन बिल्डिंग के लिए, तो हमारे वहाँ पे एक कंसल्टेंट थी जो यूएस से आती थी, तो वो लीड सर्टिफाइड थी, तो वो इंडिया आकर के हमारे को उस चीज़ के लिए गाइड करती थी कि आपको ये चीज़ें प्रोडक्ट लगाने हैं बिल्डिंग में, तब जा कर के आपका इस रेटिंग में आएगा। नहीं, मैंने ये भी पढ़ा है कि काफ़ी सारी पुराने ज़माने की बिल्डिंग, जो जैसे कि एक राजस्थान में एक स्कूल है, वो स्कूल में कोई एसी के कुछ सिस्टम नहीं है, उन्होंने स्ट्रक्चर ही ऐसी स्कूल को ऐसे किया है कि वो नेचुरली वेंटिलेशन आती है। हाँ, अगर आपने भी पढ़ा ही होगा उसके बारे में, तो हमारे पूर्वजों को पहले से ही पता था कि दे न्यू के बिल्डिंग को कैसे ग्रीन बनाया जा सके। आई थिंक हम लोग सिर्फ उनके थॉट्स को और उनके जो नॉलेज है उनके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। उसको आर्किटेक्चर में वर्नाकुलर आर्किटेक्चर बोलते हैं। वर्नाकुलर, अच्छा। तो उसमें आपके बिल्डिंग के फॉर्म से, बिल्डिंग के शेप से आप उसको कैसे नेचुरली वेंटिलेटेड रख रहे हो या हीटिंग कूलिंग में। तो आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कि वो घास है, घास के नीचे बिल्डिंग है, हाँ, है ना, तो वो जो है वो उसका टोम जैसा बनाते हैं उस चीज़ को, उसको कोल्ड रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए, इंसुलेटेड रखने के लिए, कि वो आपको ग्रीनरी भी दे रही है साथ में, वो भी है। तो इस सब की टेक्निक्स होती हैं जो ये आर्किटेक्चर में पढ़ाई जाती है। तो ये इंडिया तो वैसे भी गर्म कंट्री है जहाँ पे ऐसी बिल्डिंग्स बनानी चाहिए कि वहाँ वेंटिलेशन हो। कनाडा उससे अपोजिट है कि उसमें इतनी ठंडी है, तो बिल्डिंग को कैसे इंसुलेशन किया जाए।
तो उन पे कोई रिसर्च हुआ है कि उन पे ऐसा कुछ टेक्निक्स, जैसे आपने बताया वर्नाकुलर टेक्निक, वैसी कोई टेक्निक है जिससे घर को गर्म रखा जाए विदाउट कंज्यूमिंग लॉट ऑफ एनर्जी? घर को गर्म रखने के लिए यहाँ पे तो कुछ नहीं है। जब एक बार अच्छा। फ्रॉस्ट होता है तो अच्छा। वो रहता ही है। बाकी डिपेंड करता है विंड उससे भी, कि आपको विंड फ्लो, बट आप यहाँ की कोल्ड विंड से तो हीट नहीं जनरेट कर पाएंगे। ओके। तो यहाँ पे तो वही है, हीटिंग कूलिंग एक्सटर्नल हीटिंग चाहिए ही जो ही चाहिए। है आपको अच्छा। चाहिए पड़ेगी। -20 -30 पे आप नॉर्थ में अगर रह रहे हो तो इस टेम्परेचर में आप तो नहीं कर पाओगे। बाकी ये है कि मटेरियल आ गए हैं कि आप बिल्डिंग को कितना इंसुलेटेड रख सको। ओके। ठीक है, तो उससे आपका हीटिंग और एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। तो वही अलग अलग रेटिंग के आपके मटेरियल आपको यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे पहले 2 पेन विंडो यूज़ होती थी, जिसमें आपका वो सील टाइट थर्मली ब्रोकन विंडोज़ या डोर्स कहलाते हैं। तो उसमें ये है कि हीट कम होती थी। अब ट्रिपल पेन आ गई हैं, जिससे और कंजम्पशन कम हो जाता है, क्योंकि वो इंसुलेटेड होती है। अच्छा, तो ये अभी आज की बात करता हूँ मैं कि आज के टाइम पे तो एआई और ऑटोमेशन बहुत चल रहा है। तो एआई ऑटोमेशन ने कोई कनेडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इम्पैक्ट डाला है आज के टाइम में? उससे कई जॉब लॉस हुई है या फिर नहीं हुई? जॉब लॉस अलग चीज़ है। कंस्ट्रक्शन पे या कनाडा में उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, कंस्ट्रक्शन में मैं बताता हूँ कि हम लोग आज की डेट में एआई यूज़ कर रहे हैं। तो अच्छा। हमारे जैसे कंपनी है, कंपनी के सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो बहुत हेल्प कर रहा है एज अ BIM, मतलब बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं, कि आपका जो हीटिंग वेंटिलेशन सिस्टम है, ड्राइंग्स जैसे भी पूरी 3D में बनती हैं, तो जितना आपका एरर्स होने के चांसेस हैं बिल्डिंग में बनने के लिए, वो कम होते जा रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं वो चीज़ें। तो उसमें AI यूज़ हो रहा है कि आप उनको किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो चीज़ों को, कि आप अगर आपने प्लान रख दिया, वो अपने हिसाब से वो डिज़ाइन कर सकता है कि आपको अगर एक सिस्टम लगाना है पूरे, उसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसी जानी चाहिए, रफिन्स कैसे होने चाहिए, बिल्डिंग एनवेलप कैसा बनेगा, वो पूरा AI जनरेटेड हो जाता है। आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है, बना लो। साथ में आपका कोऑर्डिनेशन इजी हो गई है, कि जब आपको साइट से कोऑर्डिनेशन करना है, वो चीज़ों के लिए बहुत हेल्प कर रहा है। तो वो AI से अगर आप उसको एज अ टूल यूज़ करोगे तो वो आपको बहुत हेल्पफुल है, बट अगर आप उस पर डिपेंड हो जाओगे तो वो लोगों की जॉब खाएगा। अच्छा। ठीक है, तो उसको एज अ टूल यूज़ करो, उसको आपके ऊपर डिपेंडेबल, मतलब वो नहीं होने दो कि आप उस पर डिपेंड हो गए हो पूरा। तो AI पे डिपेंड मत हो, बट उसको एज अ टूल की तरह यूज़ करो। कोऑर्डिनेशन में टाइम सेविंग है, बजट आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो उसमें AI के थ्रू। तो उसके फ़ायदे भी हैं, बट लोगों की जॉब कंस्ट्रक्शन में तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अच्छा। जो बिल्डिंग बनती है उनके लिए मैन पावर तो लगती है। मैन पावर लगा, वो एआई तो रिप्लेस नहीं कर सकता। तो मुझे आपसे एक और सवाल था कि कनाडा में घर बनाना इतना एक्सपेंसिव क्यों है? 6,000 स्क्वायर फीट का घर बनाना हो तो यहाँ पे $1 मिलियन जितना लग जाता है, तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न तो मेन ये है कि यहाँ पे सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है वेदर। ठीक है, वेदर के कारण आपको सील टाइट पूरे घर, आप ये मान के चलो आप एक एयर बैग में हो, कि अंदर एयर है, फिल्ड है वो। ठीक है, वेंटिलेशन के लिए आपके पास जो एक सर्कुलेशन है वो है, बाकी वो उसको पैक रहना पड़ता है वेदर के कारण। तो आपको अगर उसको सील टाइट करना है तो उसमें ही आपका एक्सपेंस बहुत लग जाता है। दूसरा ये है कि मटेरियल एक्सपेंसिव है यहाँ पे। अगर आप कंपेयर करोगे कहीं और दूसरी कंट्री के, तो वहाँ पे इंपोर्ट इजी है। हम यहाँ पे US से मंगवाते हैं इंपोर्ट सारा। ठीक है, तो वहाँ के कस्टम पहले दूसरी कंट्री से आता है, फिर US से आता है, तो उन सब चीज़ों को ऐड करते करते मटेरियल एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर यहाँ की लेबर एक्सपेंसिव है, शॉर्टेज ऑफ लेबर। तो यहाँ के स्टैंडर्ड हाई हैं कि आपको एक लेबर की इतनी सैलरी होनी चाहिए, मिनिमम वेजेस। इंडिया में लेबर चीप है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सीधे लो हो जाती है, क्योंकि जब आपकी लेबर चीप हो तो आपको कंस्ट्रक्शन में आधा फैक्टर तो वहीं पे आपका सेव हो गया। यहाँ पे ये है कि आपका अगर आधा लेबर का लेके चल रहे हो, आधा मटेरियल का लेके चल रहे हो, लगभग ऐसे ही हो जाता है। तो लेबर कॉस्ट बहुत हाई चली जाती है चीज़ों के लिए। अच्छा। और किसी किसी उसमें तो जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग में जाओगे तो आपका मटेरियल कॉस्ट मान के चलो कि 1/3 लगा हुआ है। तो आप अगर इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग में जाओ तो वहाँ पे अगर जैसे आपका
3000 लगा हुआ है इसमें, 3000 लगा हुआ है मटेरियल में, तो आपका 9000 लगेगा इसमें लेबर लेबर में। में। तो लेबर ज़्यादा एक्सपेंसिव है लेबर मटेरियल एक्सपेंसिव से। है, तो एक फैक्टर ये है कि लेबर एक्सपेंसिव है। तो कंस्ट्रक्शन उस चीज़ में जब आप पाइल अप करो, ऐड ऑन करो हर चीज़ को, तो वो एक्सपेंसिव हो ही एक्सपेंसिव जाता होता है। है और इसलिए। यहाँ पे आप किसी से भी काम नहीं करवा सकते हो, कॉन्ट्रैक्टर जैसे छोटे मोटे अच्छा। कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या वैसे है, तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनका ओवरहेड प्रॉफिट सारी चीज़ों का, एक कॉन्ट्रैक्टर का, कंपनी चलाने का, उन सब का भी खर्चा होता है। इंडिया में तो आपने किसी को लेबर को ही उठा के ले आया और काम करवा लिया, यहाँ पे इसलिए चीज़ें थोड़ी सी महंगी हो जाती हैं। महंगी हो जाती है, और इसकी वजह से आई थिंक रेंट भी महंगा हो गया है आज के टाइम में। वो तो इमिग्रेंट्स, डिमांड एंड सप्लाई, बीच अच्छा। में कोविड के टाइम पे इतना रेंट लो था, लोग ढूंढ रहे थे कि कोई आ जाए। फिर एकदम से जब बॉर्डर्स ओपन हुए, इंडिया से लोग आने लग गए, बच्चे आने लग गए, जो एक एक दो दो साल से ऑलरेडी पढ़ रहे थे वहाँ पे, तो एकदम से बल्क में आए अच्छा। सारे लोग। तो अब यहाँ पे डिमांड ज़्यादा बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई, तो लोगों ने महंगे करना चालू कर दिए। फिर से एक्सपेंसिव हो तो गया। अब कैप लगा है, अब धीरे धीरे वापस डाउन जाएगा मार्केट। अच्छा। फिर जैसे ही जब उनको लगेगा कि बॉर्डर, मतलब कनाडा वापस बुलाएगा इमिग्रेंट्स को, जब यहाँ पे नीड पड़ेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी, तब वो बुलाएगा लोगों को, तब जा कर के उनका थोड़ा वापस एक्सपेंसिव होगा। होएगा। अच्छा। तो डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है इंडिया में भी और कनाडा में भी, कि 90s के टाइम पे, जब वो पुराना टाइम था, 90s का टाइम था, तो चीज़ें बहुत कलरफुल हुआ करती थी, कि इंटीरियर्स में भी इतने सारे कलर्स होते थे, रेड, येलो, ग्रीन, और एक्सटीरियर्स में भी गाड़ियों में भी अलग अलग कलर्स की आती थी गाड़ियाँ। तो अब के टाइम में एवरीबॉडी इज़ चूजिंग टू बी न्यूट्रल एंड मोर बेज एंड वाइटिश टोन। तो क्या चेंज हुआ लोगों की मेंटालिटी में कि उन्होंने कलर्स चूज़ करना बंद कर दिया? कलर चूज़ करना बंद नहीं किया है, कलर के अलग अलग फैक्टर हैं, बट 90s जो था वो इंडिविजुअल पर्सन का एरा था, कि मतलब लोगों की एक पर्सनैलिटी हुआ करती थी। बट धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन भी एक फैक्टर है उस चीज़ में, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो लोगों की नीड बढ़ना चालू हुई, ग्रोथ, बिल्डिंग, डेवलपमेंट, तो मैन्युफैक्चर मास प्रोडक्शन करने लग गए। जब मास प्रोडक्शन होने लग गया, तब अब उनके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं दे सकते ना, उनको कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट रखेंगे। तब लोगों की नीड हुई कि हमारे को अब सेल करना है हाउसेज, या जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो अगर वो रीसेल पे जा रही है, तो अब लोगों का माइंडसेट ये हो गया है कि हमारा इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से रीसेल पर्सपेक्टिव हो गया, कि हमारे को फ्यूचर में अगर इसको सेल करना होगा या हमारे को फ्यूचर देखना होगा, तो हमारे को क्या रीसेल वैल्यू मिलेगी उस चीज़ में। तो प्रोडक्ट्स जो हैं, कलर्स जो हैं, अब मैन्युफैक्चरर्स बेसिक उस पर बनाते हैं कि जो लोगों की चॉइस हो, बेसिक चॉइस, तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके उसका, तो उनको कॉस्ट कम पड़ेगी, और वो ही फिर मटेरियल कॉस्ट कम पे आता है। तो ये एक पूरा फैक्टर है, जो पुराने टाइम पे कलरफुल चलते थे, मास प्रोडक्शन के कारण उनने चीज़ों को लिमिटेड कर दिया, और फिर अच्छा। उनको अब मास प्रोडक्शन के थ्रू सेल कर रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह से लोगों को इतना वो कलरफुल हाँ, रहता है। अच्छा। नहीं, मेंटालिटी भी उनकी चेंज होती रही होगी, राइट? कि भाई पहले उनको ज़्यादा वो हिप हॉप कल्चर बोलते थे, जो ऐसा बोलते पॉपी कल्चर, जिसमें अलग अलग कलर हो। अभी पीपल आर गोइंग मोर प्रोफेशनल, मोर एलिगेंट, राइट, मोर डिपेंड करता डिसेंट। है, क्योंकि एक पॉइंट ये भी है कि पहले भी कलर्स यूज़ होते थे, आज भी कलर्स यूज़ होते हैं। आज की डेट में अगर आप देखोगे डिफरेंट जेंडर्स और सारी चीज़ें, तो डिफरेंट कलर्स हैं, आज की डेट में भी कलर्स यूज़ हो रहे हैं। बट ये है कि अगर आप देखो कि बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से, इंडिविजुअलिटी अलग चीज़ है, बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से देखो तो उनको एज अ बिजनेस की तरह चल रहा है आज की डेट में मार्केट। कलर्स जो हैं लोग आज भी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इंटीरियर में देखो, आपको वाइड वैरायटी ऑफ चीज़ें मिलेंगी, जिसमें आप बहुत प्ले कर सकते हो। अंदर लोगों के चीज़ों में, घर में इंटीरियर्स में वो डिफरेंट कलर्स प्ले करते हैं। बट बाहर के लिए आपके पास अगर चीज़ें लिमिटेड है, तो आप कैसे उस चीज़ को फिर सेल कर पाओगे? तो ये होता है कि जब आज की डेट में लोग, वही मैंने जो बोला कि वो रीसेल उस में आ गए हैं, कि हमारे को अगर घर बेचना पड़े, तो हम उसको एज अ लग्जीरियस टाइप का मान लो,
कलरफुल को आज की डेट में लोग पता नहीं क्यों लग्जरी क्यों नहीं मानते हैं, रहती है बट वो एक आंखों में लोगों को लगने लगता है। लोगों को आजकल सटल टोन्स पसंद हैं, थोड़ा सा एक फैंसी दिखना पसंद है, तो उस हिसाब से। कनाडा में घर सारे एक जैसे ही क्यों दिखते हैं? अब मैंने तो नोटिस किया कि सारे घर ऐसे ट्रायंगल शेप के ही होते हैं, ऐसा बहुत क्यों? मोनोटोनस घर है बहुत ना। मोनोटोनस, हाँ। मोनोटोनस घर बिकॉज ऑफ द बायलॉज, यहाँ के जो बायलॉज हैं, और दूसरा वेदर, वेदर के कारण आपको रखना ही पड़ता है, नहीं तो आप फिर स्नो से कैसे प्रोटेक्ट करोगे। कमर्शियल बिल्डिंग्स बनती हैं बट उसका कॉस्ट हाई हो जाता है। तो जब आप अगर उसका फ्लैट रूफ रख रहे हो तो उसकी कॉस्टिंग हाई हो जाती है, क्योंकि आपको फिर प्रॉपर डेक बना करके उसका पूरा वो करना पड़ता है, क्योंकि इसमें लोड भी देखना पड़ता है आपका, स्नो लोड कितना आएगा स्पेशली नॉर्दर्न एरिया में। तो बाकी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे आप अलग अलग हिसाब से कर सकते हो, बट जो स्लो प्रूफ होती है वो इजी होती है क्योंकि आपकी स्नो साफ़ हो जाती है। अच्छा। दूसरा ये है कि बायलॉज हैं, और यहाँ के आर्किटेक्चर, इसलिए मैंने बताया मेरे जर्नी में आर्किटेक्चर से मैं दूर क्यों हो गया, कंस्ट्रक्शन में क्यों मूव हो गया, क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। लोगों का वही है माइंडसेट कि हाँ इस टाइप के घर बनाने और सारी ऐसे चीज़ें। ऐसे, हाँ। मैंने देखे हैं यहाँ पे भी फ्लैट रूफ वाले बनाते हैं, एक्सपेंसिव पड़ते हैं, इसलिए कोई बनाता नहीं है। वहीं आ जाती है बात कि वो आपको मटेरियल अगर मिल रहा है सस्ते में, तो लोग हैं वो शॉर्ट टर्म का देखते हैं, लॉन्ग टर्म का नहीं देखते हैं। वो उनको ये है कि नहीं ये सस्ते में मिल रहा है और सारी चीज़ें, तो वो ऐसा वैसा घर बना देते हैं, और उसकी रीसेल वैल्यू भी फिर आपको उसके हिसाब से मिलती है। जब आप अगर अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगाओगे, अच्छा बनाओगे, तो फिर आपको रीसेल वैल्यू उस हिसाब से मिलेगी, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बना रहे हो। अच्छा, कि जो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हो तो अच्छा टिके। कि वैसे तो मैंने देखा है यहाँ के घर तो बहुत ज़्यादा टिकते हैं, 100 200 साल तो। कोड्स के कारण ना आपके अच्छा। जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है यहाँ पे कंपेयर टू इंडिया के अच्छा मिलता है। वहाँ पे मोस्टली चाइना से, यहाँ पे भी आता है बहुत सारा, बट मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली यूएस में होती है। तो डिपेंड करता है मटेरियल आप किस हिसाब से बना रहे हो, लंबे चलते हैं बहुत। मैं एक घर में रुका था जो 120 साल पुराना था। 120 साल पुराना घर, एक भी बार रेनोवेट नहीं किया था उसने, फिर भी वो ऐसा का ऐसा वैसे अच्छे का से। वैसे ही रहता है, वैसे का वैसे ही रहता है। तो अब यहाँ पे अगर आप शूज़ पहन रहे हो तो वो कितने साफ रहते हैं, अगर आप इंडिया जा करके वही शूज़ पहनो हाँ, कैसे हो जाते हैं। ऐसे हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है। एक एक पॉइंट ये भी है कि पॉल्यूशन कम है, हाँ। ठीक है, तो उससे भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। पॉल्यूशन के कारण आपका जल्दी ख़राब होने लगती हैं चीज़ें, तो एक पॉइंट वो भी है। तो ये लोग जब ये वुडन जो हाउसेस होते हैं, वो लकड़ी कौन सी यूज़ करते हैं? मतलब इज इट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वुड दैट दे यूज़? यहाँ पे वैरायटी ऑफ वुड मिलेगी, और डिपेंड करता है आपको किस पर्पस के लिए चाहिए। जैसे अगर आप एक्सटीरियर के लिए यूज़ कर रहे हो तो प्रेशर ट्रीटेड वुड्स होती हैं, ओके। ठीक है। आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड साइजेस बने हुए हैं वुड्स के, कि जैसे 2x4 है वो स्टड्स के लिए यूज़ करते हैं हम, तो वो होती है SPF, स्प्रूस, पाइन और फर। तो ये वो वुड की लकड़ियाँ होती हैं, स्टड्स होते हैं। तो वो वाले ट्रीज, ये अलग अलग, आपने पाइन वुड ट्री का सुना होगा, हाँ, फर स्प्रूस ट्री ट्री। होता है, स्प्रूस ट्री होता है, तो इनकी लकड़ी यूज़ करते हैं, ये इंटीरियर के लिए यूज़ होती है। अच्छा। फिर अलग उसके मतलब अगर उसमें वो प्रेशर ट्रीटेड होती है तो वो आप बाहर यूज़ कर सकते हो, ओके, तो वो लंबे टाइम तक चलती हैं। तो उसकी वजह से ज़्यादा टाइम हाँ, तक चलती है। तो अच्छा। जनरली जो आप स्ट्रक्चर्स और इन सब में देखते हो ये प्रेशर ट्रीटेड होती हैं, इंजीनियर्ड वुड होती हैं, जो ख़राब नहीं होती हैं, जो लंबे टाइम तक चलती हैं। तो अभी जब इमिग्रेशन, आपने बोला आपकी थोड़ी बातों में कि इमिग्रेशन स्लो डाउन हुआ है, तो अगर कोई इमिग्रेंट या फिर कोई भी इंसान, इमिग्रेंट हो या नॉन इमिग्रेंट, कैनेडियन इंडस्ट्री में बड़ा बनना चाहता है, अच्छे पैसे कमाना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, वो आज के टाइम में कैसे कमा सकता है? आपका गोल इम्पॉर्टेंट है, आपका एम इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या चीज़ अचीव करनी है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए लाइफ में एक फैमिली होना
ठीक है, ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए, एक घर हो गया, फैमिली हो गई, सारी चीज़ें, बस सुबह और से शाम तक ऑफिस गए, घर आए। तो वो एक लाइफस्टाइल उनके लिए हैप्पी लाइफस्टाइल है। किसी के लिए बहुत बड़ा बनना है कि भाई मेरे को तो सब कर जाना है, कि मतलब हर फील्ड में मेरे को घुस जाना है, उसमें भी टॉप कर जाना है। तो हर किसी की एक लाइफस्टाइल, किसी को फेम चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को सुकून चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, आप किस गोल को अचीव करना चाहते हो, उसमें आप कैसे ग्रो कर सकते हो। तो हर चीज़ को आप मतलब स्टेप डाउन करके देखो कि आपको मेन एम क्या है। आपको आज से 5 साल बाद आप कनाडा में आए हो, तो हर किसी की जर्नी है कि आप आए, पहले साल आपका पढ़ाई करी, सेकंड ईयर आपने पढ़ाई करी, 3 साल का आपको वर्क परमिट मिला, उस बीच में आपको प्ले करना है कि आपको पीआर हासिल करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जब इंसान आता है यहाँ पे, वो ये माइंडसेट होता है कि मेरे को कोई भी जॉब मिल जाए, घिस करके जॉब करेगा। फिर ये होता है पढ़ाई में मतलब उसके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे को पीआर चाहिए। वो गलत वे है जाने के लिए। आप पीआर को फोकस मत करो। आप अगर अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर लोगे, पीआर अपने आप आ जाएगा। तो अगर आप आए हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आप जिस चीज़ के लिए आए हो, पढ़ाई। तो आप उस चीज़ पे देखो, तो आप सीखो तो कि ये क्या चीज़ है, कैसे कर रहे हो। ठीक है, जब आप वो चीज़ों को सीखोगे, वो इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए वो काम आएगी। क्योंकि जब आपको चीज़ों का नॉलेज होगा, जब आप बात कर पाओगे उनसे, जब बता पाओगे कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट्स ये आपको, हर फील्ड का अलग होता है। मेरे को ये पता है कि भाई मैं अगर कंस्ट्रक्शन में मैंने जो पढ़ाई करी थी, वो चीज़ें जब मेरे को इंटरव्यू में पूछा गया तो मेरे को एटलीस्ट नॉलेज थी उन चीज़ों की। मैं बहुत अच्छा कर नहीं पाऊंगा, बट मेरे को नॉलेज थी उन चीज़ों की। तो आप पहले तो ये देखो कि आप पढ़ाई कितनी अच्छे से कर लेते हो। फिर जब आपका टाइम आएगा कि आपको जॉब ढूंढनी है, कोशिश हर कोई करता है कि उनको फील्ड जॉब चाहिए। ठीक है, आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि वो भेड़ चाल वाला तो अभी भी वो सिस्टम चलता आ रहा है। चलता है, पहले लोगों को ये अवेयरनेस नहीं थी कि वो अपनी फील्ड जॉब में जा सकते हैं। जैसे मैं आया था, मेरे को नहीं थी। आज की डेट में लोगों को ये अवेयरनेस हो गई है कि फील्ड जॉब भी मिलती है, तो हर कोई जो है वो फील्ड जॉब के पीछे लगा हुआ है एज ए स्टूडेंट भी, कि हाँ मिल जाए। ठीक है, तो मैं तो जब मैं स्टूडेंट था, मैं ढूंढ रहा था जॉब, मैंने तो ये भी बोला था कि मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए, मेरे को पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका माइंडसेट क्या है। मेरे को उस टाइम पे ये था कि अगर मेरे को फील्ड जॉब मिल जाती, मेरे को नहीं चाहिए पैसे, मेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा, वो मेरे लिए मनी है। ठीक है, क्योंकि वही मेरे को आगे काम आएगी। एक्सपीरियंस अगर आपको कनाडा में एक बार मिल गया तो अपने आप ग्रो कर लोगे। वही बस वो एक घुसना स्टार्टिंग, इम्पोर्टेंट है। वही घुसना इम्पोर्टेंट। लोगों के लिए ये होता है कि कोई भी जॉब मिल जाए मैं ले लूंगा, नहीं। नहीं, आप ये देखो कि आपको एट द एंड आपका गोल क्या है, उसके लिए आप उसको स्टेप देखो कि आपको किस चीज़ से स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि कनाडा और इंडिया में फ़र्क इस चीज़ का है कि यहाँ पे आप कोई भी एक फील्ड में घुस जाओ, आप उसमें ग्रो कर सकते हो। इंडिया में ये है कि वहाँ पे आपके जो ऊपर वाले ना आपको ग्रो करने देते नहीं है। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो आप एक बार बस एंटर कर दो, आप नीचे से चालू करो, आप ऊपर तक ग्रो कर लो। हो जाएगा वो। मैं जब मेरी जॉब लगी थी कंस्ट्रक्शन में, तो 2021 में मेरी जॉब लगी थी, 2021 में। तो 2021 में मैंने जब जॉब ज्वाइन करी थी, मैं एज अ जूनियर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ज्वाइन करी थी। नेक्स्ट ईयर मैं इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पे आया, फिर उसके अगले साल सीनियर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पे आया, फिर फाइनली मैं प्रोजेक्ट मैनेजर पे आया। तो मेरे 4 साल की जर्नी में मैं हर साल एक स्टेप ऊपर जाता गया। तो वो ये दिखाता है कि आपकी ग्रोथ क्या है। तो मेरा ये टारगेट कि अगर मेरे को इस पोजीशन पे जाना है तो उसके लिए मेरे पास कितने साल हैं, मेरे को कितने साल तक इस पोजीशन पे पहुंच सकता हूँ, और मेरे को ग्रोथ चाहिए लाइफ में। तो शार्क मेंटेलिटी बोलते हैं ना उसको। हाँ, डिपेंड करता है कि आपका एंड गोल क्या है, आप उसको कैसे अचीव करना चाहते हो। तो आपको उसके लिए आप एक रात में तो वो अचीव नहीं कर नहीं सकते। कर वो तो सकते। ये है कि आपका बहुत अच्छा लक हो, तो लॉटरी लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए, या आपको बिल्कुल रातों रात, जैसे लोगों के लक खुल जाते हैं। बट ये रहता है कि लोगों को लगता है कि रातों रात खुल गए हैं, बैक ऑफ द उनकी जो स्टोरी होती है, उनने बहुत मेहनत करी स्ट्रगल होती की है, होती है। स्ट्रगल किया होता है। ये स्ट्रगल आपके लाइफ में रहेगा ही। और वो स्ट्रगल, जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं 3 जॉब के साथ में पढ़ाई भी करता था। क्योंकि मैं घर भी आता था ना, तो घर में भी मैं अपना रेनोवेशन का काम चलता रहता था। मेरे जो लैंडलॉर्ड थे वो मेरे को सिखाते भी थे, और मेरे से काम भी करवाते थे, पैसा भी देते थे उसके।
तो वो मैं वहाँ से सीखा कंस्ट्रक्शन करना कि कैसे होता है। तो वो डिपेंड करता है, आप यहाँ पे ग्रोथ ला सकते हो, वो हर इंडिविजुअल पर्सन पे है, उनके स्किल्स पे है कि वो किस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। तो हर किसी को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको पहले ये देखना है आप किस स्किल में अच्छे हो, और उसमें आप एक एंड गोल सोच लो और उसको डिवाइड कर लो कि हाँ आपको कैसे कैसे छोटे स्टेप्स लेकर के उस चीज़ तक पहुँचना है। थैंक यू सो मच। ये आपके एडवाइस मुझे लगता है हमारे सारे व्यूअर्स ध्यान से सुन रहे होंगे और उन्होंने नोट डाउन भी किया होगा कि उन्होंने क्या बोला है। मैं इनके तरफ से एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि बी हंग्री, शार्क मेंटालिटी रखो। शार्क कैसे समुद्र में तैरती है, उसको उसके सामने कुछ भी आता है वो कुछ नहीं देखती है, इट्स जस्ट स्विमिंग राइट एट द टारगेट। उसको जो हंट करना है वो हंट करती है। सो बी लाइक शार्क, यूज़ द शार्क मेंटालिटी, फोकस रहो अपनी चीज़ों के बारे में। और अगर इस पॉडकास्ट के द्वारा आपके मन में एक और नया सवाल आया है तो हम सही जगह पे मिल रहे हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप द रूम ओपन।